गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। ही इज़ अकाया और आज हम अपने पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि क्लास 12th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर होने वाला है। सो इस लेक्चर में हम सारे ही चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं, फर्स्ट टू ऑल चैप्टर ऑफ टोटल बायोलॉजी क्लास 12th। और यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा रहने वाला है बॉटनी का फर्स्ट चैप्टर। एंड वी विल ट्राई कि हम इस लेक्चर को 4 to 5 आर्ट तक ख़त्म कर पाएँ सारे चैप्टर्स को टोटली। अगर नहीं हो पाता है तो हम पार्ट 2 भी बनाएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंड बेसिकली मैं ये सोच के चलूँगी कि आपको बेसिक नॉलेज होगी चैप्टर की। चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब कि वो प्लांट जिसके पास फ्लावर्स होते हैं। एंड यू नो व्हाट कि फ्लावर्स बेसिकली क्यों होते हैं। फ्लावर्स प्लांट में इसीलिए होते हैं ताकि फ्लावर्स जो होते हैं वो एक मेन एरेना होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। यानी जिन प्लांट्स के पास फ्लावर्स होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये प्रोसेस शो करते हैं। तो आप ये ध्यान में रखना कि आपके आसपास जितने भी प्लांट्स होते हैं जिनके पास फ्लावर्स होते हैं, इट्स मीन कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो हम ये फर्स्ट चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये प्रोसेस शो करते हैं। एंड बेसिकली इस चैप्टर में हम 3 इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला होने वाला है प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड इवेंट होने वाला है फर्टिलाइजेशन, एंड थर्ड हमारा इवेंट होने वाला है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इट्स मीन कि चैप्टर का पूरा बेसिक नीड अगर आपको प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन आपको पता है तो आप पूरे चैप्टर को ईजिली कवर कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट से। देखो, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का ये मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स के जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि प्लांट हार्मोनल चेंजेस करता है, बर्ड्स का फॉर्मेशन करता है, अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट को वो और मेंटेन करता है, ये सारे जितने भी प्रोसेसेस चलते रहते हैं प्लांट्स में वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर आते हैं। तो मैंने क्या किया है, इस पूरे ही लेक्चर को पॉइंट वाइज पॉइंट्स क्या किया है, डिवाइड किया है। मतलब हर एक पॉइंट में आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट छुपा हुआ है, तो सारी चीज़ों में हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सेवरल हार्मोन एंड स्ट्रक्चर चेंजेस रिजल्ट इन अ डेवलपमेंट ऑफ अ फ्लावर। मतलब जब फ्री फर्टिलाइजेशन इवेंट चल रहा होता है उस टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं, स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आते हैं। किस में? फ्लावर जब डेवलप्ड हो रहा होता है। इन्फ्लोरेसेंस बियर द फ्लावर बर्ड्स देन फ्लावर। समझ रहे हो? मतलब जो बेसिकली क्या होता है, स्टार्टिंग में जब फ्लावर्स आ रहे होते हैं तो पहले तो फ्लावर का बर्ड आता है एंड बर्ड्स के बाद एक पूरा फ्लावर रेडी हो जाता है, ठीक है। तो इन्फ्लोरेसेंस इट्स मीन कि जो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, बेसिकली बहुत सारे बर्ड्स मिल करके एक साथ एक फ्लावर रेडी कर लेते हैं। तो ये होता है कि इन्फ्लोरेसेंस मिलकर फ्लावर्स बनाते हैं। फ्लावर्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी होते हैं, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करें तो उनका नाम एंड्रोशियम होता है, एंड अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करें तो वो होता है गाइनोशियम। तो ये रेडी रखना, याद रखना कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, एंडोशियम होता है, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो रहता है वो होता है गाइनोशियम। अब देखो, ये बेसिकली क्या है, एक स्ट्रक्चर है हमारे प्योर फ्लावर का। ये फ्लावर के जितने भी पार्ट्स होते हैं ये शो कर रहे हैं। सबसे पहले देखो स्टिग्मा है, फिर स्टाइल है, एंड हमारे पास है ओवरी। मतलब ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। देखो ये हमारा हो जाता है, ये एक डायग्राम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, जिसमें कि जो ऊपर का एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है इसको हम कह देते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं? हम इसको कह देते हैं स्टिग्मा। एंड ये जो स्टाइल पार्ट होता है जो स्टिग्मा एंड ओवरी को जोड़ करके रखता है उनको हम कह देते हैं स्टाइल, ठीक है। इनको कह देते हैं स्टाइल। तो यही चीज़ है कि ये हमारा ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा है, बीच वाला पार्ट स्टाइल है, एंड लास्ट वाला पार्ट हमारा ओवरी है, ठीक है। ये हो गए हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल की बात करें तो मेल में सिर्फ 2 पार्ट्स होते हैं। देखो, पहला हमारा हो जाता है एक एंथर जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, फिर होता है ये फिलामेंट, ठीक है। तो एक तो होता है हमारे पास फिलामेंट एंड दूसरा होता है हमारा बाइलोब्ड एंथर, ठीक है। ये हो गया मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब देखो, एक चीज़ आती है पेटल्स एंड दूसरा हमारा सेपल्स। पेटल समझ रहे हो, वो पार्ट जो कि कलरफुल पार्ट होता है, जो बेसिकली जब हम फ्लावर को अट्रैक्ट करते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है फॉर पॉलिनेशन के टाइम पे इसका यूज़ होता है। इसको देख के बीज, बीटल्स एंड अदर लेम्यूट्स लाइक एनिमल्स आते हैं और फ्लावर को पॉलिनेट करते हैं। एंड सेपल वो पार्ट होता है जहाँ पे ये दोनों पार्ट स्टे करते हैं, लाई करते हैं, एंड लास्ट पार्ट हो जाता है थैलेमस, ठीक है। देखो, एक चीज़ याद रखना, 2 पार्ट्स होते हैं हमारे पास। पहला तो होता है 2 वॉल्स होते हैं, एक तो इसेंशियल वॉल्स होते हैं,
क्या होता है, इसेंशियल वॉल्स होते हैं। इसेंशियल वॉल्स वो वॉल्स होते हैं जिनको प्लांट में होना एकदम ज़रूरी है, एकदम, इनके बिना फ्लावर कुछ है ही नहीं, मतलब इनके बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। तो इनमें एक पहला पार्ट आ जाता है एंड्रोशियम, क्या होता है, एंड्रोशियम, एंड दूसरा होता है गाइनोशियम, एंड दूसरा होता है नॉन इसेंशियल वॉल। व्हाट इज नॉन इसेंशियल वॉल? नॉन इसेंशियल वॉल्स वो वॉल्स होते हैं जिनके होने ना होने से फ्लावर को फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉलिनेशन के टाइम पे। तो इनका एग्जांपल है सेपल्स एंड पेटल्स। क्या बोला मैंने? पेटल्स एंड सेपल्स। ठीक है, ये दो पार्ट्स होते हैं। एंड्रोशियम यानी कि मेल का पार्ट, मेल को इस तरीके से डिनोट करते हैं, आपको पता होगा कैसे करते हैं, ये ऐसा सर्कल बना के ऊपर ऐसा। एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ अ वॉल ऑफ द स्टेमेन, मतलब मेल का जो पार्ट होता है टोटली उसको मिला के हम स्टेमेन का नाम देते हैं। क्या कहते हैं? स्टेमेन कहते हैं। स्टेमेन के 3 पार्ट्स होते हैं, पहला फिलामेंट, एंथर, सॉरी स्टेमेन के 2 पार्ट्स होते हैं, पहला फिलामेंट एंड दूसरा एंथर। एंथर जो रहता है, जैसे कि मैंने बताया, ये बायलोब स्ट्रक्चर होता है, ये एंथर, ठीक है, ये हमारा बायलोब स्ट्रक्चर एंथर है, तो ये पार्ट होता है। दूसरा हमारे पास फिलामेंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फिलामेंट एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट होता है। फिलामेंट अटैच होता है थैलमस से या फिर पेटल ऑफ द फ्लावर से। एंथर एक टिपिकल बायलोब स्ट्रक्चर होता है जिसके पास 4 लोब्स होते हैं, लेकिन हर एक लोब में 2 थीका प्रेजेंट होते हैं। देखो हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास एंथर का 2 लोब है, इसके पास ऐसे 4 थीका प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर हम एक लोब से अगर हम बताएं तो हमारे पास 2 थीका होते हैं, इसीलिए हम इक्वली मिला करके हर एक लोब में 2 थीका होते हैं, इसलिए हम इसको डायथीकस कहते हैं। सेपरेट होता है बाय द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूडनल डीप ग्रूव, जिसको बोलते हैं डीप ग्रूव। जब डिशन होता है, मतलब जब अलग होते हैं, फटते हैं एंथर, तो उनका यूज़ किया जाता है। माइक्रोस्पोरेंजिया समझ रहे हो तुमको, ये जो हमारे पास मान लो कि ये एंथर था, ठीक है, एक लोब है एंथर का, इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंस होते हैं जो हर एक कॉर्नर एंथर के या थीका के हर एक कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। दे फर्दर डेवलप्ड, अब यही जो रहते हैं पॉलन सैक बनाते हैं, एंड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं पॉलन ग्रेन। ये स्ट्रक्चर देख लो, ये एंथर है हमारा, ये एंथर है हमारा, एंड ये हमारे पास फिलामेंट है, ठीक है। एंथर का जब हम चारों लोब देखते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। ये एंथर है, एंथर के अंदर देख रहे हो 4 लोब हैं, इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स हैं, एंड पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन्स हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर हमें देखना है, ठीक है। जो माइक्रोस्पोरेंजियम, जैसा कि आप देख पा रहे हो, माइक्रोस्पोरेंजियम सराउंडेड होता है 4 वॉल से। किससे? 4 वॉल से। एपिडर्मिस सबसे बाहर की लेयर होती है, फिर आता है एंडोथेशियम, फिर आता है मिडल लेयर, फिर आता है टापेटम की लेयर। इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है, एंड एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर एंड टापेटम की लेयर। आउटर लेयर जो रहती है प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, मतलब ये 3 लेयर्स जो रहते हैं ये प्रोटेक्टिंग लेयर होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं पॉलन ग्रेन के। एंड टापेटम की लेयर जो रहती है नरिशमेंट प्रोवाइड करती है ऑफ द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ टापेटम, ठीक है। तो इसको प्लीज़ याद रखना, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, साथ ही साथ मैंने स्टार मार्क भी कर दिया है। इन द यंग एंथर द स्पोरेंजिनस टिश्यू फॉर्म द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजिया। मान लो कि ये हमारे पास लेयर होती है एक लोब की, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली 2 लोब माइक्रोस्पोरेंजिया थीकाज होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, अंदर यहाँ पे बहुत सारे स्पोरोजिनस टिश्यूज प्रेजेंस होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यूज प्रेजेंस होते हैं। यही स्पोरोजिनस टिश्यूज आगे चल करके माइक्रोस्पोरेंजिया बनाते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया बनाने के बाद यही आगे चल करके माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं। क्या करते हैं, रुको मैं लिख दे रही हूँ, माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं। माइक्रोस्पोर्स से आगे चल करके पॉलन ग्रेन बनता है। डन। ओके, ये देखो 4 लेयर तुम देख पा रहे हो। सबसे पहली लेयर होती है एंडोथेशियम की, फिर होती है एपिडर्मिस की, उसके बाद होता है मिडल लेयर का, फिर टापेटम की लेयर, ठीक है। ये वही चीज़ को इलाबोरेट कर दिया है, इसको भी प्लीज़ याद रखना। तो अगर मैं ये डायग्राम बनाऊँ तो क्या आप समझ पाओगे? ओके जस्ट वेट, मैं इसका डायग्राम बना देती हूँ। अरे यार, ये हमारी बाहर की एक लेयर रेडी हो गई है, ठीक है। उसके बाद देखो ये सबसे बाहर की लेयर है, इसको हम एपिडर्मिस की लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस की लेयर, ठीक है। ये फिर अंदर की काफ़ी सारी लेयरिंग आती हैं, इस अंदर की एक लेयर को हम एंडोथेशियम कहते हैं। देखो मिडल लेयर जो रहती है ना, काफ़ी ज़्यादा लेयर होती है, तो इसको तुम 3-4 लेयर बनाओगे, ठीक है।
ये पहली लेयर देखो भी थोड़ा ठीक से वर्क नहीं कर रहा है पेन। ये तुम 2-3 लेयर तुम बनाओगे, इसको तुम डिनोट करोगे किससे, मिडल लेयर से, मिडल लेयर। फिर आती है लास्ट में हमारे पास एक टैपेटम की लेयर, ये देखो टैपेटम की लेयर, ठीक है, इसी को मैं बोल दूँगी ये है हमारे पास टैपेटम की लेयर, ठीक है। ये 4 वॉल्स होते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी किस तरीके से हम माइक्रोस्पोर से, देखो ये क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से क्या करना है, हम माइक्रोस्पोर या पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन कराते हैं, इसी को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये डेफिनेशन तुम याद रखना, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पॉलन मदर सेल्स इज नोन एज अ, क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। As developed occur in the anther, the microsporogenous tissues undergo the meiosis division। यही microsporogenous tissues जो रहते हैं meiosis division करते हैं and microspores tetrads, tetrads मतलब होते हैं 4 microspores बनाते हैं। मतलब कि एक pollen mother cell से 4 तरीके के microspores बनते हैं, ठीक है। हर ईच सेल ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनिक टिश्यूज कैपेसिटी होती है कि वो क्या कर सके, टेट्राड्स का फॉर्मेशन कर सके। ईच सेल्स इज अ पोटेंशियल टू फॉर्म अ पॉलन एज द एंथर मैच्योर। जब एंथर जो रहता है मैच्योर हो जाता है तो माइक्रोस्पोर्स अलग हो जाते हैं एंड वो क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन बना देते हैं। देखो सिंपली इसका मतलब यही है कि सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, ये मान लो एक लोब मैंने बनाया है, इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स स्पोरोजेनिक टिश्यूज होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे स्पोरोजेनिक टिश्यूज होते हैं। यही स्पोरोजेनिक टिश्यूज जो रहते हैं आगे चल करके माइक्रोस्पोर्स क्या बनाते हैं, पॉलन मदर सेल्स बनाते हैं। ये पॉलन मदर सेल आगे चल करके माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। यही माइक्रोस्पोर्स आगे चल करके जब बड़े हो जाते हैं तो पॉलन ग्रेन बना लेते हैं। ये पूरा डायग्राम बन के रेडी है। अब इसकी प्लॉइडी लेवल फटाफट से देख लो। स्पोरोजेनिक टिश्यूज जो रहते हैं इनके भी प्लॉइडी लेवल 2n होती है। इनसे बिना, देखो माइटोसिस से बने हैं, 2n ही होगा। इससे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। देखो ये मियोसिस होता है तो माइक्रोस्पोर्स जब बनते हैं तो ये होता है, n बन जाता है, क्योंकि पॉलन मदर सेल्स जो रहते हैं मियोसिस डिवीज़न से आगे चल करके ये बनते हैं, ठीक है, मियोसिस से। फिर इसका भी जो होता है अब एंड है तो n ही बनेगा। देखो ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं ना, ये बेसिकली देखो एक लोब में एक स्पोरोजेनिक टिश्यू से 4 माइक्रोस्पोर्स बनने की टेंडेंसी रखते हैं। तो यहाँ मैं 4 तरीके के तो ये दोनों चिपके होते हैं, ऐसा समझ रहे हो, ऐसे सारे के सारे चिपके होते हैं। जब डिवीजन इनका होता है, जब ये बड़े हो जाते हैं ना तो चारों के चारों अलग हो जाते हैं, और अलग होने के बाद ये प्योरली कैसे हो जाते हैं, अच्छा इधर बनाना था मुझे, सॉरी, ये प्योरली कैसे बन जाते हैं, एक पूरे पॉलन ग्रेन बन के रेडी हो जाते हैं, क्योंकि चारों अब अलग डिवीजन हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं, ये बन गया, ठीक है। तो एक ये जो दिख रहा है तुमको ना, यहाँ पे एक ही इसमें से एक पॉलन ग्रेन देंगे तब जा करके 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। ये देखो बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, तो बिल्कुल भूलना मत। अब पॉलन ग्रेन की बात करते हैं तो पॉलन ग्रेन का एक बाहर की वॉल को हम स्पोरोडर्म्स कहते हैं, स्पोरोडर्म्स कहते हैं। ये आउटर वॉल है, सबसे पहली वॉल है स्पोरोडर्म, रिप्रेजेंट द मेल गैमेट्स। मतलब कोई पूछे मेल गैमेटोफाइट क्या है तो तुम बताओगे पॉलन ग्रेन। स्फेरिकल होता है, ठीक है, हैविंग अ 2 लेयर वॉल। सबसे पहली लेयर होती है एक्साइन की, जो बाहर की लेयर होती है, फिर एंटाइन होती है। एक्साइन जो रहती है बेसिकली ये हार्ड आउटर लेयर होती है जो स्पोरोपॉलिन से मिलकर बनती है। काफ़ी हाई रेजिस्टेंस होता है इसका, विड्रॉल स्टैंड टेम्परेचर पे, एसिड पे, अल्कालाइन कंडीशन, हर जगह ये स्टे करके रख सकती है। एंड अगर हम बात करें एंटाइन की, तो एंटाइन काफ़ी थिन लेयर होती है, कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है, सेलुलोज और पैक्टिन से मिलके बनती है। तो तुम्हारा ये क्वेश्चन बन सकता है कि आखिर एक्साइन किस चीज़ से मिलके बनती है और एंटाइन किस चीज़ से मिलके बनती है। तो तुम एक्साइन के बारे में बताओगे कि ये कैसे बनती है, तो ये ये जो बनते हैं ये व्हाट द हेल, ये स्पोरोपॉलिनिन से मिलके बनती है, ठीक है। एंड कोई पूछे एंटाइन किस चीज़ से मिलके बनती है तो तुम बताओगे ये बनती है सेलुलोज से और पैक्टोन से, ठीक है। अब मैच्योर पॉलन ग्रेन के पास 2 सेल्स और एक्स्ट्रा हो जाते हैं। पहला जो सेल होता है, दूसरा सेल, आगे चलो पढ़ो। पहला सेल होता है हमारे पास वेजिटेटिव सेल एंड दूसरा सेल होता है जनरेटिव सेल। जो पहला वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, दूसरा जनरेटिव सेल, उनके बारे में पढ़ेंगे। वेजिटेटिव सेल जो रहता है
लार्ज होता है, इरेगुलर न्यूक्लियस प्रेजेंस होता है, इनके पास फूड का रिजर्वेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, जनरेटिव सेल काफ़ी छोटे होते हैं एंड यही वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में मूव करते रहते हैं हमारे जनरेटिव सेल। ये देख रहे हो वेजिटेटिव सेल देख पा रहे हो एंड ये देखो हमारे पास जनरेटिव सेल दिख रहा है। वेजिटेटिव सेल देख रहे हो काफ़ी बड़ी सी सेल है, इसके अंदर कैसा है, ये इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो तुम यहाँ लिख सकते हो इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस, ठीक है। एंड यहाँ देखो स्पिंडल शेप का न्यूक्लियस दिखता है, तो तुम यहाँ लिख दोगे स्पिंडल शेप्ड न्यूक्लियस। डन डन। देखो ये महा इम्पॉर्टेंट लाइन है, मैं जितनी बार हाईलाइट कर दूँ कम है, क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम में आना बिल्कुल बिल्कुल महा इम्पॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे बहुत सारे स्टार चांस सारे सब लगा देती हूँ। देखो इन 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं 2 सेल्ड स्टेज में क्या होते हैं, लेकिन आगे जितने बचे हुए हैं मतलब यहाँ पे 40% जितने भी एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें जनरेटिव सेल वापस से डिवाइड करता है माइटोटिक तरीके से। ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, कैसे डिवाइड करता है तो तुम बताओगे, माइटोटिक तरीके से डिवाइड करता है एंड 2 मेल गैमेट बनाता है और ये बन जाता है 3 सेल्ड स्टेज का। डन। 2 सेल स्टेज समझ रहे हो ना, एक वेजिटेटिव सेल होता है, दूसरा जनरेटिव सेल होता है, लेकिन फिर क्या होता है, यही ये 60% में ऐसा ही होता है, यहाँ लिख लो 60, हाँ 60% में तो देखो ऐसा ही होता है, लेकिन 40% यानी बचे हुए क्या होता है 40% में ये जनरेटिव सेल आगे चल करके क्या करता है, माइटोटिक डिवीज़न करता है, माइटोसिस करता है एंड क्या करता है, मेल गैमेट बना लेता है, 2 मेल गैमेट बना लेते हैं एंड ये 3 सेल्ड स्टेज बन जाता है। डन। अब वायबिलिटी देख लेते हैं कि आखिर पॉलन की वायबिलिटी कितने टाइम तक की होती है। द वायबिलिटी ऑफ अ पॉलन ग्रेन आफ्टर दे आर सेडेड डिपेंड अपॉन द, देखो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, सबसे पहले टेम्परेचर पे, दूसरा ह्यूमिडिटी पे। लगभग 30 मिनट्स का होता है एंड कुछ में फ्यू मिनट्स का होता है। तो जहाँ पे तुम्हारा 30 मिनट्स दिया है तो तुम इसका एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल रट लेना कि राइस में एंड वीट में तुमको 30 मिनट्स की वायबिलिटी देखने को मिलेगी पॉलन ग्रेन की, एंड कुछ सेरेल्स में, मतलब यही सेरेल्स है, ठीक है, ये सेरेल्स है एंड कुछ फैमिली में जैसे रोजिया, रोजेनेसी, सोलेनेसी, इनमें आपको कुछ मंथ तक की वायबिलिटी देखने को मिलेगी। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी गायनोस्ट्रियम या फिर फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ेंगे। फीमेल गैमेटोफाइट का एक सिंपल सा मतलब होता है, या फिर इसका नाम याद रखना, कोई पूछे फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है तुम बता दोगे एम्ब्रायो सैक। क्या बता दोगे, एम्ब्रायो सैक, ठीक है। द गाइनोसियम, बेसिकली गाइनोसियम को रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर से। अब ये देखो मोनोकार्पेलरी भी हो सकता है, मतलब कि सिर्फ एक पिस्टल प्रेजेंट हो किसी भी फ्लावर में, या मल्टी कार्पेलरी भी हो सकता है कि बहुत सारे पिस्टल प्रेजेंट हो किसी भी फ्लावर में। मल्टी कार्पेलरी में ऐसा होता है कि कुछ पिस्टल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर लेते हैं, उनको हम सिनकार्पस कहते हैं, एंड कुछ पिस्टल जो रहते हैं एक दूसरे से फ्री रहते हैं, उनको हम एपोकार्पस कहते हैं। एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल एपोकार्पस का है, क्या है, मैम एम से हो गया मल्टी कार्पेलरी, ए से हो गया एपोकार्पस एंड एम से हो गया माइचेलिया। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, माइचेलिया, ठीक है। एंड सिन कार्पस का एग्जाम्पल देख लो, सिन कार्पस एग्जाम्पल है PMS, पी से हो गया पपावर, एम से मोनोकार्पेलरी और एस से सिन कार्पस। तो ये एग्जाम्पल याद कर लो, पपावर, ठीक है। डन। अब देखो स्टिग्मा क्या बोल रहे हैं, हर एक पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं, सबसे पहला स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल, तीसरा ओवरी। ये तो इंपॉर्टेंट है। स्टिग्मा जो पॉलन ग्रेन को रिसीव करने का काम करता है उनको हम स्टिग्मा कहते हैं। स्टाइल क्या होता है, एक इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट होता है जो स्टिग्मा के नीचे होता है। ओवरी एक बर्स्ड बेसल पार्ट होता है जिसके पास प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा के अंदर ओवरियन लॉक्यूल्स होते हैं या कैविटी होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, ओव्यूल्स या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। ये स्ट्रक्चर है, काफ़ी इजी है। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, नीचे जिस पे लाई किया वो थैलेमस है। मेगास्पोरोजेनेसिस यानी किस तरीके से, अब मेगास्पोर से मेगास्पोर मदर सेल से, MMC से, मेगास्पोर मदर सेल से किस तरीके से हमारी प्यारी सी मेगास्पोर्स बनते हैं। प्लीज़ एक चीज़ और रख लेना कि अगर हम यहाँ पे पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं तो यहाँ पे एक, अच्छा कलर चेंज कर दूँ ना,
एक पॉलन मदर सेल से यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, लेकिन हम यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल से अगर हम मेगास्पोर्स बनाते, सॉरी मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर मदर सेल्स बनाते हैं, मेगास्पोर्स, यहाँ पे एक से क्या होता है, सिर्फ एक ही मेगास्पोर्स बनते हैं। एंड ये देखो बनते तो 4 हैं, लेकिन 3 जो देखो ये हमारे पास 4 बने, लेकिन 3 जो रहते हैं जाके ख़राब हो जाते हैं, और एक ही बचता है जो आगे चल कर के क्या बनाता है, फीमेल गैमेटोफाइट। डन 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 डन। अब देखो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम तुम अच्छे से समझ रहे हो, मेगास्पोरेंजियम का दूसरा नाम क्या है, ओव्यूल है। ठीक है, ओव्यूल के बारे में कुछ पढ़ लो। ओव्यूल जो रहता है वो अटैच होता है प्लेसेंटा से बाय द हेल्प ऑफ फ्यूनिकल। जंक्शन जो रहता है ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का, उसको हाइलम कहते हैं। हर एक ओव्यूल जो रहता है 2 प्रोटेक्टिव लेयर से मिलकर बनता है, जिसका नाम है इंटीगुमेंट। एक आउटर इंटीगुमेंट होता है, एक इनर इंटीगुमेंट होता है। रेस्ट ऑफ द ओव्यूल एक्सेप्ट फॉर द स्मॉल एवनिंग, जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं, माइक्रोपाइल को छोड़ करके और जगह पे क्या होता है, एब्सेंट होता है इंटीगुमेंट, सॉरी माइक्रो, हाँ प्रेजेंट होता है, सॉरी समझ गया ना, माइक्रोपाइल को छोड़ करके और जगह पे प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट होता है हमारा प्यारा सा इंटीगुमेंट। चलाजा क्या होता है, जो चलाजा होता है वो माइक्रोपाइल के अपोजिट साइड पे प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस इंटीगुमेंट, बेसिकली इंटीगुमेंट किसको कवर करके रखता है, इसी न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस के पास बहुत सारा खाना होता है, इसीलिए हमारा प्यारा इंटीगुमेंट उसे बचा के रखता है। अब यही सब डेवलप्ड होने के बाद एम्ब्रायो सैक बनाते हैं, जिसका नाम है फीमेल गैमेटोफाइट, जो न्यूक्लियस के बाहर साइड पे प्रेजेंट होता है। देखो डायग्राम, ठीक है, ये देख लिया। अब मैं तुम्हें अपने तरीके से बना देती हूँ। ये हमारे पास क्या होता है, सब देखो पहले तुम 2 सर्कल बनाना, एक अंदर बनाना, एक बाहर बनाना। उसके बाद ये इस तरीके से तुम ऐसा इसको कवर कर देना, लेकिन एक आगे से थोड़ा सा छोड़ देना, फिर एक कवर कर देना लाइन को, फिर यहाँ से यहाँ से ये उठा के लेकर के आके ये ऊपर की तरफ लेकर के जाना तुम, ऐसा। डन, ऊपर से ले आ करके फिर तुम ये सेम चीज़ यहाँ ऐसे कर देना। डन। अब इसको आओ फटाफट से लेबल कर देते हैं, क्या क्या बनाया हमने। सबसे अंदर तुम्हें देखने को मिलेगा एम्ब्रायो सैक, ये से नोट करियो। ये जो उसके बाहर के लेयर है इसको हम न्यूक्लियस की कर देते हैं, ये NUC लिख दिया है। फिर ये इनर का इंटीगुमेंट है, ये II लिख देते हैं, इनर इंटीगुमेंट। फिर ये OI लिख देते हैं, यानी कि आउटर का इंटीगुमेंट दिख गया तुमको। फिर ये जंक्शन तुमको दिख रहे हैं, इसी जंक्शन को हम हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है इसको हम कह देते हैं फ्यूनिकल। अब फ्यूनिकल जिससे कनेक्ट होता है उसको हम कह देते हैं प्लेसेंटा। डन, ओव्यूल प्लेसेंटा, ठीक है। ये होता है हमारा पूरा होल डायग्राम ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। किसका होता है, एनाट्रोपस ओव्यूल। डन डन। मेगास्पोरोजेनेसिस, जो कि मैं पहले बता रही थी किस तरीके से मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इज नोन एज अ मेगास्पोरोजेनेसिस। अब मेगास्पोर मदर सेल्स जो रहते हैं काफ़ी बड़े सेल्स होते हैं, जिनके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंस होता है। अभी मियोसिस डिवीजन जाकर के करते हैं और 4 तरीके के मेगास्पोर्स बनाते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि किस तरीके से एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन होगा वो देखेंगे। मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट में एक मेगास्पोर्स फंक्शनल होता है, बाकी डीजनरेट हो जाते हैं, जैसा कि मैंने तुमको बताया था। सिंगल फंक्शनल, अब यही जो एक एकलौता बचा हुआ, जैसा कि मैंने तुमको यहाँ दिखाया था कि 3 डीजनरेट हो जाते हैं और एक बचता है जो आगे चल करके फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो ये कैसे बना और क्या क्या हुआ वही देखेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, जो सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर्स बनता है आगे चल करके फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, इस काइंड के स्पोर्स डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का नाम दिया जाता है। अब क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है फंक्शनल मेगास्पोर का माइटोटिकली और 2 न्यूक्लियाई बनाता है जो कि अपोजिट एंड पे चले जाते हैं। फिर 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायोसैक, इसी को हम क्या कहते हैं, 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायोसैक कहते हैं। इसी तरीके से 2 माइटोटिक डिवीजन और आगे चलते हैं और 4 न्यूक्लिएटेड, 4 से 8 बनते हैं, एंड यही 8 न्यूक्लिएटेड वाला एम्ब्रायोसैक कहलाता है। आफ्टर द 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, एंड टिपिकल हमारा फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रायोसैक रेडी हो जाता है। अब ये एम्ब्रायोसैक का डायग्राम ये देख सकते हो तुम, ये वाला है, ठीक है। इसी को आगे एक्सप्लेन करेंगे, उससे पहले हम पढ़ लेते हैं आखिर क्या क्या हुआ था। अब देखो,
क्या होता है बेसिकली, जो 6 न्यूक्लियस रहते हैं 8 में से, उनके पास तो सेल वॉल आ जाता है, लेकिन 2 न्यूक्लियस के पास सेल वॉल नहीं होता, जिनको कि हम पोलर न्यूक्लियाई कह देते हैं। सिचुएटेड बिलो द एग अपल्टस ऑफ द लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियाई, ये हमारे पास एक डिवीज़न होता है, ठीक है। देखो होता क्या है, अब जो 4 तो होते हैं, ये देखो, एक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 में से क्या होते हैं, 2 तो इधर चले, 3 तो उस साइड चले जाते हैं, 3 इस साइड आ जाते हैं, बीच में 2 बच जाते हैं। तो इनके पास तो अलग अलग सेल वॉल हो जाता है, तो ये अलग अलग सेल वॉल डिवीज़न हो जाता है, तो ये अलग अलग सेल वॉल बना लेते हैं। लेकिन बीच वाला जो रहता है, इनके पास कोई सेल वॉल नहीं बन पाता, इसीलिए बोला गया है कि 2 के पास कोई सेल वॉल नहीं होता, उनको ही हम पोलर न्यूक्लियाई का नाम दे देते हैं। बाकी सब जो रहते हैं अलग अलग जगह सेल वॉल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। अब इस 3 ऑफ द 6, मतलब जो 6 होते हैं उनमें से 3 जो रहते हैं माइक्रोपाइल की तरफ चले जाते हैं एंड वो एग अपल्टस बना लेते हैं, जिसमें कि 2 सिनेर्जिड सेल्स होते हैं, एग एक हमारा एग अपल्टस होता है। ये कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है, ये हमारे पास ये, तो ये 2 किनारे वाले जो होते हैं सिनेर्जिड सेल्स होते हैं, ये वाले, इनको हम सिनेर्जिड सेल्स कह देते हैं। एंड ये जो बीच वाला एक सिंगल होता है, इनको हम एग अपल्टस कह देते हैं। बाकी सिनेर्जिड सेल क्या होते हैं, काफ़ी मोटे होते हैं, उनके पास एक माइक्रोपाइलर एंड पे क्या प्रेजेंट होता है, फिलीफॉर्म अपल्टस प्रेजेंस होते हैं, जो कि गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में। 3 सेल चलाजलन पे चले जाते हैं, जिनको हम एंटीपोडल सेल्स का नाम दे देते हैं। टिपिकल एंजियोस्पर्म बेसिकली 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड का सेल होता है। तो ये क्वेश्चन महा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मैच्योरिटी पे जा करके, कैसे बनते हैं, 7 सेल्ड बनते हैं एंड 8 न्यूक्लिएटेड। ये देख रहे हो, 1 2 3, ये देखो 3 इधर न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, 3 न्यूक्लियस इधर हो गया, 6 न्यूक्लियस एंड 2 इधर, 7 8, यानी कि 8 हमारे पास न्यूक्लियस होते हैं। एंड सेल की बात करें तो एक देख रहे हो ब्लू कलर से मैंने पूरा बड़ा कर दिया, तो ये बड़ा वाला सेल हो गया, ठीक है। 3 सेल इधर हो गए, तो 3 सेल इधर लोगे, 3 4 ये हो गया, ठीक है, 4 सेल बीच में हो गए। ये देखो 5 6 7, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड देख गया तुमको। अब पॉलिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, मेल का पार्ट भी बना लिया है, फीमेल का पार्ट भी बना लिया है। मेल से आ गया हमारे पास पॉलिन ग्रेन, फीमेल से आ गई ओव्यूल। प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों चल नहीं पाते, इनके पास पैर नहीं होते। अब पैर ना होने की वजह से क्या होता है, ये लोग एक दूसरे के पास आ नहीं सकते, और आने के लिए क्या होना पड़ता है, यही मेल गैमेट उड़ करके फीमेल के पास आता है, क्योंकि फीमेल होती है आलसी। अब इसको, ये तो उसके पास तो पैर ऐसे बने ही नहीं है, तो आएगा कैसे, आने के लिए क्या करता है, ये कुछ बर्ड्स का यूज़ करता है, ठीक है, यानी बहुत सारे एजेंट्स का यूज़ करता है। विद द हेल्प ऑफ एजेंट्स ये यहाँ से चल करके ओव्यूल के क्या होता है, मेन पार्ट, ये हमारे पास स्टिग्मा है, स्टिग्मा से होते हुए ये ओव्यूल के अंदर घुस आता है। तो यही होता है पॉलिनेशन का। क्या मतलब होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ अ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, मतलब एंथर से स्टिग्मा तक का आने का सफ़र पॉलिन ग्रेन का ही पॉलिनेशन कहलाता है। डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ द पॉलिन, पॉलिनेशन जो रहते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला ऑटोगैमी, ऑटोगैमी मतलब ऑटो का मतलब होता है खुद से, मतलब जो खुद से ही पॉलिनेट कर देते हैं विदाउट एनी हेल्प ऑफ एन एजेंट्स, तो उनको हम ऑटोगैमी कह देते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ अ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, मतलब सेम फ्लावर ये बना है, इसी फ्लावर में एंथर भी है, इसी फ्लावर में ओव्यूल भी है। ओव्यूल और एंथर एक दूसरे के जा कर के फ्यूज़ कर जाते हैं, और क्या हो जाता है, पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है। तो ऑटोगैमी का मतलब यही है। ऑटोगैमी में क्या होता है, बेसिकली क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है वो देखो। सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये होता है कि एंथर और स्टिग्मा दोनों पास में होने चाहिए, लाई क्लोज। इट ऑल्सो रिक्वायर अ सिंक्रोनी इन पॉलिन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिकल। दूसरा ये होता है कि एंथर एंड स्टिग्मा दोनों सेम टाइम पे बड़े होने चाहिए, तभी तो जा करके सेम टाइम पे पॉलिनेशन हो पाएगा। तो ये 2 चीज़ चाहिए होती है। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट लाइन आ जाता है कि प्लांट जैसे कि वियोला ऑक्जेलिस एंड कैमेलिना, देखो एक और एग्जांपल इसका है कैमेलिना, एनसीईआरटी में दिया है
कैमेलिना। मतलब इसको मैंने याद किया है VOC से, तो आप भी प्लीज़ इसको ऐसे लर्न कर सकते हो, वियोला ऑक्सिलिस एंड कैमेलिना। ये एक ऐसे फ्लावर्स या प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, क्लिस्टोगैमस एंड बेसिकली चेस्मोगैमस दोनों शो करते हैं। अब चेस्मोगैमस क्या होता है, मतलब ये कभी कभी एक्सपोज्ड हो करके एंथर स्टिग्मा खुले खुले में क्या होता है, पॉलिनेशन हो सकता है। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये फ्लावर बर्ड कंडीशन में क्या करते हैं, पॉलिनेशन कर देते हैं बिना ओपन हुए, मतलब वी डू नॉट ओपन एट ऑल, ओपन ही नहीं होते। फिर आता है सेकेंड हमारे पास गिटनोगैमी। गिटनोगैमी का मतलब होता है, देखो प्लांट तो एक ही है, ये हमारे पास प्लांट है, लेकिन इनका फ्लावर एक इधर है तो दूसरा फ्लावर इधर है, मतलब अलग अलग फ्लावर पे यहाँ मान लो कि ओ एंथर है, पॉलिन ग्रेन है, एंड यहाँ मान लो ओव्यूल है। तो अलग अलग फ्लावर से, एक ही प्लांट के फ्लावर से अलग अलग फ्लावर जब पॉलिनेट कर करके क्या करते हैं, क्या हो जाएगा अब यहाँ पे, पॉलिनेशन, पॉलिनेट कर लेते हैं, तो इनको हम गिटनोगैमी कहते हैं। देखो पढ़ लो, इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ अ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑन द वन फ्लावर ऑफ द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर इन द सेम प्लांट। ये इंपॉर्टेंट है, सेम प्लांट में। गिटनोगैमी काफ़ी हद तक सिमिलर होती है ऑटोगैमी से, लेकिन पॉलिनेटिंग एजेंट रिक्वायर होते हैं जो इस फ्लावर को यहाँ तक पहुँचा पाए। ठीक है, तो काफ़ी हद तक सिमिलर होती है ऑटोगैमी से, क्योंकि फ्लावर का प्लांट जो है ना वो एक ही है, प्लांट सेम है, सिर्फ फ्लावर डिफरेंस है। थर्ड आता है गिटनोगैमी। व्हाट इज जीनोगैमी, सॉरी जीनोगैमी क्या होता है, जीन, जीनो से जीन समझ में आ रहा है, जीन हमारा डिफरेंस है, तुम समझ रहे हो, जीन डिफरेंस है मतलब कि हमारे अलग अलग प्लांट से, प्लांट भी डिफरेंस होता है, प्लांट भी डिफरेंस होगा और फ्लावर तो अलग होगा ही होगा। इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ अ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। तो याद कर लो, अलग अलग प्लांट से ही आते हैं। अब इनका जो जेनेटिकली कॉजिंग होगा वो भी अलग अलग होता है। समझ गया एवरीवन? डन डन। एजेंट्स ऑफ फ्लावर्स, एजेंट्स ऑफ अ पॉलिनेशन, मतलब क्या क्या एजेंट्स हैं जिनके कि पॉलिनेशन मुमकिन है वो देखते हैं। प्लांट जो रहते हैं एयर का यूज़ भी करते हैं, फ्लावर का यूज़ प्लांट जो रहते हैं एयर का यूज़ भी करते हैं, वाटर का यूज़ भी करते हैं, कुछ एनिमल्स का यूज़ भी करते हैं पॉलिनेशन कराने के लिए। तो एयर वाटर को हम अबायोटिक एजेंट्स कहते हैं एंड एनिमल्स को बायोटिक एजेंट कहते हैं। अबायोटिक मतलब होता है नॉन लिविंग, इतना तो कॉमन सेंस होगा ही गाइस आप लोग के पास। नॉन लिविंग एंड बायोटिक को हम कह देते हैं लिविंग। तो लिविंग एजेंट जो रहते हैं उनको एनिमल्स में आते हैं एंड नॉन लिविंग में एयर वाटर आते हैं। पॉलिनेशन बाय विंड, मतलब सबसे पहले किस तरीके से एयर से पॉलिनेशन होता है उनको हम समझेंगे। ठीक है, किस तरीके से एयर से पॉलिनेशन होता है। अब देखो, इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है अबायोटिक एजेंट। कोई पूछे अबायोटिक एजेंट में सबसे कॉमन क्या होता है, या पूरे हर एक में सबसे कॉमन क्या होता है, तो तुम बताओगे विंड। फिर सेकेंड पूछे तो तुम बताओगे एनिमल्स, एंड थर्ड पूछे तो तुम बताओगे पानी। ठीक है, तो इस तरीके का सीक्वेंस होता है पॉलिनेटिंग एजेंट्स का। ठीक है, तो अगर सबसे फर्स्ट वाला पूछे तो तुम बताओगे एयर अच्छा पॉलिनेशन एजेंट है, एयर जो है सबसे बेस्ट पॉलिनेटिंग एजेंट है। फिर तुम बताओगे एनिमल्स, फिर बताओगे, चलिए ये चीज़ थोड़ा मैंने गलत बता दिया, सबसे पहले एनिमल्स अच्छे एजेंट्स होते हैं क्योंकि बायोटिक एजेंट सबसे बेस्ट होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं अबायोटिक में। अबायोटिक में सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है विंड किया जाता है। फिर लास्ट में आते हैं वाटर। तो ये दोनों कैसे हैं, अबायोटिक एजेंट्स होते हैं। डन, बिल्कुल डन। अब वाटर की, विंड से सबसे पहले देखेंगे तो मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है अबायोटिक पॉलिनेशन में। इनके जो स्टेमेंस होते हैं काफ़ी वेल एक्सपोज्ड होते हैं, लार्ज होते हैं एंड फेदरी स्टिग्मा प्रेजेंट होता है। ठीक है, पॉलिन जो रहता है काफ़ी हल्का होता है, काफ़ी नॉन स्टिकी होता है ताकि विंड की हेल्प से आसानी से उड़ पाए। विंड पॉलिनेशन के फ्लावर्स जो रहते हैं उनके पास सिंगल ओव्यूल होता है, क्योंकि देखो मुश्किल से वो लोग जो स्टिग्मा होते हैं, स्टिग्मा पे मुश्किल से क्या हो सकता है, पहुंच सकता है एकाक एंथर से पॉलिन ग्रेन। अब हर का तो वेट करते करते स्टिग्मा मर जाएगा, तो मुश्किल से एक ही रहता है कि कहीं बहुत सारे पॉलिन ग्रेन जो रहते हैं उसमें से एक तो विंड की हेल्प से आ पाएगा। ठीक है,
और काफ़ी कॉमन होता है ये ग्रासेस में, ठीक है। दूसरा होता है वाटर से, काफ़ी रेयर होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में एक्सेप्ट इन सम एक्वेटिक प्लांट जैसे कि वेलिसनेरिया, हाइड्रेला एंड तीसरा है जॉस्टेरा, ठीक है, जॉस्टेरा। मोस्ट ऑफ वाटर पॉलिनेटिंग प्लांट्स में पॉलन ग्रेन काफ़ी रिबन शेप एंड लॉन्ग होते हैं, जो क्या करते, अब देखो दूसरी चीज़ ये भी है कि वो उनका जो पॉलन ग्रेन होता है वेटिंग से बचाने के लिए म्यूसिलेज की कोटिंग करके रखता है, ठीक है। तो ये तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मेजॉरिटी ऑफ द वाटर में जैसे कि वाटर्स होते हैं, देखो सबसे ज़्यादा कम यूज़ करने वाले एजेंट्स में वाटर आते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द वाटर्स में भी जितने भी एनिमल्स हो जैसे कि वाटर हाइस्टीन है, वाटर लिली, ये लोग फ्लावर जो रहते हैं वाटर के लेवल से ऊपर उठ करके किससे पॉलिनेट होते हैं, इंसेक्ट से। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट है, डबल हैशटैग एंड डबल स्टार। तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाटर हाइस्टीन एंड वाटर लिली जो रहते हैं किस तरीके से पॉलिनेट होते हैं, तो तुम बताओगे इंसेक्ट से होते हैं। पानी में रहने के बावजूद ये इंसेक्ट से पॉलिनेट होना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। थर्ड आता है एनिमल से पॉलिनेट होना। मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट जो रहते हैं जैसे कि बटरफ्लाई, बीज, वैस्प एक्सेट्रा लोगों का यूज़ करके बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट पॉलिनेट होते हैं। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स में जो रहते हैं काफ़ी मतलब देखो जो भी इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं उनके जो फ्लावर्स होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रैग्रेंस यानी स्मेल प्रेजेंट होता है, उनके पास नेक्टर होता है एंड जो कि एनिमल्स पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के काम में आता है। एंड साथ ही साथ ये लोग फ्लोरल डिवाइड के रूप में भी फ्लावर्स जो रहते हैं इंसेक्ट को देते हैं। फ्लोरल डिवाइड जो रहते हैं से देखो फ्लोरल डिवाइड 3 तरीके का हो सकता है। सबसे पहला नेक्टर, नेक्टर देता है पहला। दूसरा हमारे पास फ्लोरल डिवाइड के रूप में हो जाता है एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करते हैं हम इंसेक्ट्स को या एनिमल्स को। जैसे एग्जांपल में ले लो टॉलेस्ट फ्लावर जो है एमरफॉलस है, अमरफोफेलिस है, तो इससे भी तुम्हारा एमसीक्यू के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे टॉलेस्ट फ्लावर जो रहता है क्या होता है, इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं, ठीक है। अब देखो थर्ड चीज़ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी होता है प्लांट और फ्लावर्स का, प्लांट और इंसेक्ट्स का। जैसे युक्का जो हमारे पास प्लांट है वो पॉलिनेट होता है सिर्फ मॉथ से, एंड मॉथ पूरे तरीके से डिपेंड होता है यक्का प्लांट पे ताकि वो अपने अंडे उनके लॉक्यूल्स में दे पाए और आसानी से उनको पॉलिनेट कर पाए। तो ये दोनों एक दूसरे पे इंटर डिपेंड करते हैं, मतलब एक ख़त्म हो जाएगा तो दूसरा अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बिना पॉलिनेशन के कोई जीवित नहीं चल सकता। और पॉलिनेशन सिर्फ वो किससे कराता है, अपने ही मौत से कराता है। अब इनके जो पॉलन ग्रेन होते हैं काफ़ी स्टिकी होते हैं ताकि ये बॉडी जो पॉलिनेटर्स होते हैं चाहे इंसेक्ट्स या फिर एनिमल्स हो गए उनके बॉडी पे आसानी से चिपक जाए और आसानी से ये उड़ पाएँ और उन तक पहुंचा पाए, ठीक है। तो ये होता है हमारा पॉलिनेटर्स, ठीक है, स्टिकी होते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस देख लो, तो आउटब्रीडिंग वो डिवाइसेस होते हैं जो क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को रिजेक्ट करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, एंड क्रॉस पॉलिनेशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, रिपीटेड सेल्फ, देखो सेल्फ पॉलिनेशन जहाँ पर भी होता है अगर बार बार सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है। इसीलिए आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर देते हैं, ठीक है। ऑटोगैमी जो रहती है वो प्रिवेंट कर, देखो ऑटोगैमी यानी कि सेल पॉलिनेशन, इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। सबसे पहला, पॉलन ऑन स्टिग्मा के रिलीज को कोऑर्डिनेट मैनर में ना कराया जाए। अलग अलग पोजीशन पे अंतर स्टिग्मा रहेंगे तो दोनों भी एक पास नहीं पहुंच पाएंगे तो दोनों का पॉलिनेशन ही नहीं होगा, तो ये दूसरा तरीका है। तीसरा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हमें पैदा करने चाहिए, या तो स्टिग्मा होना चाहिए अकेले या एक प्लांट पे सिर्फ स्टिग्मा होना चाहिए या दूसरे मतलब एक प्लांट पे एंथर होना चाहिए, समझ रहे हो ना, मतलब दोनों में से सिर्फ एक होना चाहिए, बाइसेक्सुअल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी दोनों को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, मेल एंड फीमेल फ्लावर को अलग अलग प्लांट पे प्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है। या तो मेल फ्लावर होना चाहिए या तो फीमेल फ्लावर, इसको हम डायोसी कहते हैं या फिर हम इसको डायोसियस कंडीशन भी कहते हैं, डायोसियस कंडीशन। इस डायोसियस कंडीशन के एग्जाम्पल भी रट लो, तुमसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है।
इस एग्जाम्पल में आ जाता है हमारे पास पपाया, ओ गॉड, सॉरी, इसके एग्जाम्पल में आ जाता है वेलिसनेरिया, ठीक है, वेलिसनेरिया। मैकेनिज्म ऑफ प्रिवेंट सेवरल स्पीसीज इन पपाया, ये मोनोसियस में आ जाते हैं। डन डन। अब देखो पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन, हमने क्या क्या पॉलिनेशन करा लिया, यानी हमारे एंथर, हमारा जो पॉलिनेशन का मतलब यही होता है कि हमारे पास क्या है, फीमेल का पार्ट है, ये हमारे पास एंथर था, एंथर से यहाँ पे पॉलिन ग्रेन उड़ा, पानी या वाटर या फिर बर्ड की हेल्प से यहाँ आ जा कर के लैंड कर गया। अब इसके अंदर घुसने की प्रतिक्रिया को ही हम पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन कहते हैं। और ये जितने भी कार्य होते हैं ये कैसे होते हैं, तो ये केमिकल्स के थ्रू होते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन डज नॉट इंश्योर, मतलब पॉलिनेशन हो तो रहा है लेकिन ये हमेशा कंफर्म नहीं होता कि राइट टाइप का पॉलिन, यानी कॉम्पेटिबल, यानी कि राइट टाइप का पॉलिन ही वहाँ जा पाए। ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे प्लांट्स हैं तो किसी का भी जा सकता है। इसीलिए पिस्टल सबसे पहले रिकॉग्नाइज करता है, एंड पिस्टल के पास एबिलिटी होती है कि वो पहचान पाता है कि कौन सा राइट टाइप का है पॉलिन ग्रेन एंड कौन सा नहीं है। अगर राइट टाइप का पॉलिन ग्रेन होता है तो वो प्रमोट कर देता है ताकि फर्टिलाइजेशन के बाद वाला इवेंट, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हो पाए। अगर पॉलिन रॉन्ग टाइप का है तो पिस्टल वहीं पे रोक देता है और पॉलिन जर्मिनेशन को आगे नहीं बढ़ने देता। इनके इंट्रैक्शन जो रहते हैं केमिकल कंपोनेंट की मदद से होते रहते हैं। पॉलिन पिस्टल इंट्रैक्शन एक डायनामिक प्रोसेस होता है जिसमें पॉलिन रिकॉग्निशन किया जाता है, फिर प्रमोशन या फिर इनहिबिशन होता है, किसके द्वारा, स्टिग्मा के द्वारा। अच्छा भाई मैंने पहले लिख दिया। पॉलन ट्यूब क्या करता है, देखो अब ये मान लो राइट टाइप का पॉलन ग्रेन है, यहाँ पॉलन ग्रेन आ चुका है। अब पॉलन ग्रेन के पास एक ट्यूब निकलता है जो ओवरी तक पहुँचने के रेडी हो जाता है। तो यही लिखा हुआ है, एक पॉलन ट्यूब जो रहता है ओवरी तक पहुँचना चाहता है, एंड ओवरी से ओव्यूल अंदर तक घुसना चाहता है। कैसे घुसता है, बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के पास प्रेजेंट होते हैं सिनर्जिड सेल, वे थ्रो द, ये देख रहे हो ये वाला एंड क्या होता है, माइक्रोपाइल एंड होता है। तो माइक्रोपाइल से घुसता है एंड फिर वहाँ से फिलीफॉर्म एपल्टस के पास जाता है जो सिनर्जिड सेल के पास होता है। ये गाइड करता है पॉलन ट्यूब के अंदर कैसे ग्रो करना है। फिर थर्ड हमारा इन लास्ट बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक मतलब यही होता है, ये एक ऐसा मेथड होता है जिसके द्वारा हम क्रॉप के यील्ड को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। इस मेथड में क्या होता है, अपने हिसाब से राइट काइंड के पॉलन ग्रेन को हम छिड़काव करते हैं स्टिग्मा के ऊपर, एंड अपने हिसाब से क्या करते हैं, एक प्लांट बनाते हैं, और इससे प्रिवेंट भी करते हैं कि एक स्टिग्मा के ऊपर अनवांटेड पॉलन ग्रेन ना आ पाए। और इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो बेसिकली क्या करता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में यूज़ किया जाता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर में अगर एंथर होता है एंड प्लस में स्टिग्मा होता है। कैसा लिख रही हूँ मैं, तुम लोग भी बोलोगे समझ नहीं आ रहा दीदी। देखो ये हमारे पास एंथर है, दूसरा हमारे पास स्टिग्मा है। इस एंथर को ही हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर में। इस प्रोसेस को हम इमैस्कुलेशन कहते हैं। रिमूव कर दिया, अब हमारे पास बचा स्टिग्मा। इसी स्टिग्मा को हम कवर कर देते हैं बैग से, एंड बैग से कवर करके उसको फिर से खोलते हैं जब हमारे पास अनवांटेड पॉलन ग्रेन होता है। इस वांटेड पॉलन ग्रेन का छिड़काव करते हैं स्टिग्मा के ऊपर एंड वापस से इसको बैग कर देते हैं। तो ये हमारा एक रेडी हो जाता है कि देखो एक हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा को सबसे पहले देखो, इस पूरे प्रोसेस में हम ये देखेंगे, सबसे पहले देखो एंथर होता है और दूसरा स्टिग्मा होता है, ठीक है। अब हम इमैस्कुलेशन के प्रोसेस स्टिग्मा को इस एंथर को रिमूव करा देते हैं, रिमूव बाय इमैस्कुलेशन।
इमैस्कुलेशन से हमने इसको रिमूव करा दिया। अब हमारे साथ बचा क्या, हमारे साथ बचा स्टिग्मा। स्टिग्मा को हम कवर कर देते हैं एक बटर पेपर से, बैगिंग के रूप में। क्या करते हैं, बैगिंग से कवर कर देते हैं। अब बैग से कवर करके हम इसको खोलते हैं एंड हमारा वांटेड पॉलिंग ग्रेन के उसका ऊपर छिड़काव करते हैं। वांटेड पॉलिंग ग्रेन का छिड़काव करते हैं एंड इसको वापस से क्या करते हैं, बटर पेपर से कवर कर देते हैं। बटर पेपर से कवर कर देते हैं, यानी कि बैग कर देते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस होता है हमारे पास। ठीक है, तो यही बोला गया है कि इमैस्कुलेशन फ्लावर जो रहता है फिर उसको बैगिंग कर देते हैं और अलाउ नहीं करते कि उसके अनवांटेड पॉलिन ग्रेन का छिड़काव हो पाए। अब इसको अनबैग्ड करते हैं एंड वहाँ पे अपने पॉलिन ग्रेन जो हमने कलेक्ट किए थे उसको हम डस्ट करते हैं, छिड़कते हैं, फिर फ्लावर को वापस से रीबैग कर देते हैं। अगर ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, इससे तुम्हारा क्वेश्चन बनते हैं कि अगर फीमेल पेरिस यूनिसेक्सुअल, यानी कि इसके पास सिर्फ एंथर के जगह पे सिर्फ स्टिग्मा होती है तो इमैस्कुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। इन दिस केस फीमेल बर्ड डायरेक्टली बैग्ड की जाती है जब स्टिग्मा जो रहता है रिसेप्टिकल अनसुटेबल होता है पॉलिन ग्रेन के लिए। उसके बाद क्या होता है, बेसिकली अगर सुटेबल पॉलिन ग्रेन को हम डस्ट कर देते हैं उसके ऊपर, अलाउ जर्मिनेशन यानी आगे के पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट को जारी रखते हैं। अब देखो थर्ड हमारा पॉइंट आ जाता है, क्या आ जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें कि फर्टिलाइजेशन के 2 इवेंट चलते हैं। सबसे पहला इवेंट होता है सिनगैमी का, क्या होता है, सिनगैमी होती है, एंड दूसरा इवेंट होता है ट्रिपल फ्यूज़न का। अच्छा मैं इसको इरेज कर दूँ, हाँ इरेज कर देती हूँ। ठीक है, समझ में आ गया ना। अगर जो चीज़ समझ में आती प्लीज़ आप कमेंट कर लिया करो, सारे आंसर मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही दे दूँगी। अब देखो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, सिनर्जिड की मदद से वो 2 मेल गैमेट रिलीज करा देता है। अगर पहले से, जैसा कि मैंने फर्स्ट केस में समझा था कि 60% केसेस में ऐसा होता है कि जो स्टिग्मा बेसिकली 2 सेल्ड स्टेज का होता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में रहता है एंड 40% में क्या होता है, 3 सेल्ड स्टेज आ जाता है। अगर पहले से 2 सेल्ड स्टेज है तो हम क्या करेंगे, पहले से अगर 2 सेल्ड स्टेज है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब ये एंट्री लेता है यहाँ पे तो क्या करता है, ये 2 सेल्ड स्टेज टूट करके हमारा माइटोटिक डिवीज़न होता है। पॉलन ट्यूब के अंदर ही माइटोसिस होती है एंड माइटोसिस से क्या बनता है, 2 मेल गैमेट बनते हैं। अगर ये ऐसा नहीं हो पा रहा है, अगर नहीं पहले से ही 3 सेल्ड स्टेज है तो माइटोसिस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब देखो 2 मेल गैमेट पॉलन ट्यूब के अंदर से रिलीज़ कराया गया, उसमें से जो एक मेल गैमेट होता है वो टूवर्ड द एक्सेल के पास जाता है एंड क्या करता है, उनसे उनके न्यूक्लियस से फ्यूज़ करके सिनगैमी का ये प्रोसेस कवर कर देता है, आगे चल के जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। दूसरा मेल गैमेट क्या करता है, दोनों पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज़ करता है एंड ट्राइप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। इस प्रोसेस को हम ट्रिपल फ्यूज़न कहते हैं। तो यानी इससे प्रोसेस हमें समझ में आता है कि सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूज़न के इस प्रोसेस को मिला करके हमारा डबल फर्टिलाइजेशन का ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। डन। देखो अब 2 काइंड के फ्यूजन्स होते हैं, जैसा कि मैंने तुमको पहले ही बता दिया था। पहला फ्यूज़न होता है सिनगैमी का, दूसरा होता है ट्रिपल फ्यूज़न। ये दोनों मिलाकर के डबल फर्टिलाइजेशन बनाते हैं, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का।
ठीक है। अब देखो ट्रिपल फ्यूज़न हो गया। ट्रिपल फ्यूज़न के बाद सेंट्रल सेल जो रहता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स बना लेता है। अब यही प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी PEN जो रहते हैं आगे चल कर के एंडोस्पर्म्स बनाते हैं, जाइगोट आगे चल कर एम्ब्रायो बनाता है। एंड महा इंपॉर्टेंट लाइन, प्लीज़ 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 ध्यान से सुनो गाइस। जब अच्छा ये क्या हो गया, एंडोस्पर्म प्लस एम्ब्रायो प्लस ओव्यूल से क्या बनता है, सीड्स प्लस, बस बस दीदी कितना बनाओगी, ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट। इस होल सिनेरियो को हम, होल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं गाइस, इस होल प्रोसेस को हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। डन 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 डन। अब देखो हम इसी को पढ़ने वाले हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। किस तरीके से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से सीड एंड फ्रूट्स बनते हैं। सबसे पहला पार्ट एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कैसे बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से। अच्छा ये एरो थोड़ा मैंने गलत कर दिया। एंडोस्पर्म कैसे बनते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से। ठीक है, ये कैसे बना था प्राइमरी, ये बना था ट्रिपल फ्यूजन से। देखो पहले हम एंडोस्पर्म को ही बनाते हैं। क्यों एंडोस्पर्म को पहले बनाते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, फूड होता है। फूड क्या करेंगे, एम्ब्रायो के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, एम्ब्रायो के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, इसीलिए हम एंडोस्पर्म को पहले बनाते हैं। तो और देख लेते हैं, द एंडोस्पर्म डिफोर। देखो यही पहली लाइन है कि एंडोस्पर्म पहले क्यों बनता है, तो एंडोस्पर्म डेवलप्ड बिफोर, पहले एम्ब्रायो के, क्योंकि एंडोस्पर्म के पास न्यूट्रिशन देने के लिए काफ़ी चीज़ें होती हैं, किसके लिए, एम्ब्रायो फॉर्मेशन के लिए। अब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रैपिडली डिवाइड करता है, फ्री न्यूक्लियर बनाता है। दो तरीके के डेवलप्ड होते हैं, पहला होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा सेलुलर एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। देखो मतलब ये है कि जो एंडोस्पर्म्स होते हैं ना, ये दो टाइप के एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहला फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म्स एंड दूसरा सेलुलर एंडोस्पर्म। डन। जो इन दोनों एंडोस्पर्म्स एक में मिलते हैं उनको हम कहते हैं कोकोनट। कोकोनट के पानी में क्या मिलता है, फ्री न्यूक्लियर रहता है, और इनके कर्नल में सेलुलर डेवलपमेंट रहता है। देखो मेरी बातों पे जाओ, लिखा हुआ तो मैं समझ जाओगे, बस मेरी बातों को सुनो, जो मैं बता रही हूँ, क्या बता रही हूँ वो सब सुनो, ठीक है। जो एंडोस्पर्म जो रहता है, देखो ऊपर से पढ़ा दूँ अब, जो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फर्दर डिवाइड करता है, बहुत सारे न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं, उनको हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कहते हैं। उसके बाद जब सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, उसमें हम उनको सेलुलर डेवलपमेंट कह देते हैं एंडोस्पर्म का। एंडोस्पर्म हो सकता है फुल्ली कंज्यूम हो जाए, ठीक है, एम्ब्रायो बनते बनते, तो जैसे कि पी एंड बीन में देखने को मिलता है, कभी कभी बच भी जाता है, जैसे मैच्योर सीड्स में, जैसे कोकोनट एंड कैस्टर में। अब एम्ब्रायो कैसे बनता है वो देख लो। ये एम्ब्रायो बनता है विद द हेल्प ऑफ जाइगोट।
बताया था मैंने। एम्ब्रायो डेवलप्ड होता है माइक्रोपाइल एंड पे एम्ब्रायो सैक वेदर द जाइगोट इज सिचुएटेड। जाइगोट राइज टू फर्स्ट, पहले देखो जाइगोट प्रो एम्ब्रायो बनाता है, देन उसके बाद ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो, फिर हार्ट सूप से एम्ब्रायो, फिर मेच्योर एम्ब्रायो। टिपिकली डाइकोट एम्ब्रायो में तुम देखते हो कि एम्ब्रायोनल, देखो एम्ब्रायो में, डाइकोट के एम्ब्रायो में दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहला एम्ब्रायोनल एक्सिस होता है, दूसरा दो कॉटिलिडॉन्स होते हैं। ये बीच में देख लो, ये एम्ब्रायोनल एक्सिस है, फिर ये आजू बाजू दो कॉटिलिडॉन्स है, ये डाइकोट एम्ब्रायो है। पोर्शन ऑफ द एम्ब्रायो एक्सिस, ये जो एम्ब्रायो एक्सिस है इसके अबव, यहाँ पे जो अबव लेवल पे होता है यहाँ पे एपिकॉटिल प्रेजेंट होता है, एपिकॉटिल, एंड लोअर वाले साइड पे यहाँ पे हाइपोकॉटिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये नीचे वाले पे रेडिकल होता है, ऊपर वाले पे प्लूम्यूल होता है। ठीक है, ये देख रहे हो। मोनोकॉट एम्ब्रायो में तुम देखते हो कि एक ही कॉटिलिडॉन्स होते हैं, इसी कॉटिलिडॉन को स्क्विटलम कहते हैं। राइज एट वन साइड ऑफ एम्ब्रायो सैक, ये एक साइड के एम्ब्रायो सैक पे ही आता है। लोअर एंड जो यहाँ पे इसके पास प्रेजेंट होता है उसको हम रेडिकल कह देते हैं, ऊपर वाले को प्लूम्यूल कह देते हैं। एपिकॉटिल लाई अबव द स्क्विटलम, स्क्विटलम के ऊपर एपिकॉटिल होता है, उसके नीचे वाले पे हाइपोकॉटिल होता है जहाँ पे कोलोराइजा का डेवलपमेंट भी होता है। सीड एंड फ्रूट देखेंगे, कैसे सीड का फॉर्मेशन होता है। सीड एक लास्ट स्टेज होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म में। सीड किसे होते हैं, ओव्यूल, यही ओव्यूल जब फर्टिलाइज कर जाता है तो सीड का फॉर्मेशन करता है। डेवलप्ड इनसाइड द फ्रूट, यानी कि फ्रूट है, फ्रूट के अंदर सीड बनता है। ठीक है, सीड के पास तीन पार्ट्स होते हैं, सबसे पहला सीड कोट होता है, कॉटिलिडॉन्स होते हैं, एम्ब्रायोनल एक्सिस होता है। सीड एल्बुमिनस भी हो सकते हैं। एल्बुमिनस का मतलब होता है जितने भी एंडोस्पर्म्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि व्हीट मेज में। नॉन एल्बुमिनस भी हो सकते हैं जबकि एंडोस्पर्म खत्म हो जाते हैं, जैसे कि पीज में, बीन में एंड एक्सेट्रा। कुछ प्लांट्स में ऐसा भी होता है कि वहाँ पे पेरिस्पर्म जो रहता है, न्यूसेलस जो रहता है वो क्या करता है, बच जाता है। तो रेमिनेंट ऑफ अ न्यूसेलस को हम पेरिस्पर्मिक डेवलपमेंट या पेरिस्पर्म्स कहते हैं। एग्जाम्पल में है ब्लैक पेपर एंड वीट के। ठीक है, वीट नहीं, यहाँ पे होना चाहिए बीन। ठीक है, द इंटीगुमेंट ऑफ एन ओव्यूल काफ़ी हार्ड होती है, सीड कोट के बाहर होती है। माइक्रोपाइल फैसिलेट एंट्री ऑफ द, पता है तुमको, ऑक्सीजन वाटर का जाना सीड के अंदर माइक्रोपाइल के मदद से होता है। एज इट लॉस में मॉइस्चर जब ख़त्म हो जाता है तो सीड जो रहती है डोरमेंट हो जाती है, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो वापस से सीड जर्मिनेट कर जाती है। फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये ओवरी डेवलप्ड होकर के फ्रूट बनाती है। ओवरी की बाहर की वॉल को हम पेरिकार्प कहते हैं। फ्रूट फ्लैसी भी हो सकता है, जैसे कि मैंगो एंड ऑरेंज में देखने को मिलता है। फ्रूट जो रहते हैं ड्राई भी हो सकते हैं, जैसे कि ग्राउंड नट एंड मस्टर्ड में देखने को मिलता है। कुछ प्लांट में फ्लोरल पार्ट जो रहते हैं ओवरी के अलावा भी टेक पार्ट लेते हैं फ्रूट के फॉर्मेशन में, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है थैलमस भी कभी कभी फ्रूट फॉर्मेशन में रोल ले लेता है, जिसको कि हम कह देते हैं फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल में एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, एंड एग्जाम्पल में एक और है कैसिव नट्स भी। ठीक है, कुछ फ्रूट्स इनको हम फॉल्स फ्रूट कह देते हैं। ये फॉल्स फ्रूट जो रहते हैं मतलब इनके साथ ओवरी के साथ साथ अदर पार्ट ऑफ द प्लांट भी रोल लेता है, जैसे कि थैलमस। फ्रूट्स जो कि डेवलप्ड होते हैं ओवरी से उनको हम ट्रू फ्रूट का नाम दे देते हैं। कुछ फ्रूट्स में क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के आ जाते हैं सीड्स, फ्रूट का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन, उनको हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। एग्जाम्पल में है बनाना, जो सीडलेस होते हैं, इनके पास सीड नहीं होता। एपोमिक्सिस देख लो, तो सीड का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन, उनको हम एपोमिक्सिस कहते हैं। इस प्रोसेस को हम एपोमिक्सिस का नाम देते हैं। एपोमिक्सिस काफ़ी असेक्सुअल, मतलब क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके का ही होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक करता है। ठीक है, इन कुछ स्पेसीज में एपोमिक्सिस, देखो एपोमिक्सिस क्या होता है, बेसिकली सीड का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन होता है। तो देखो कुछ डायप्लॉइड यानी 2n क्या करते हैं, बेसिकली बिना मियोसिस डेवलपमेंट के ही 2n के 2n बना लेते हैं। ठीक है, बिना एम्ब्रायो के फर्टिलाइजेशन हो जाता है। कुछ वैरायटी में सिट्रस एंड मैंगो में न्यूक्लियस जो रहता है डिवाइड कर जाता है, बहुत सारे एम्ब्रायो बना लेता है, जिसको कि हम पॉली एम्ब्रायोनी कह देते हैं।
एपोमिक्सिस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम हाइब्रिड वेराइटी के फ्रूट्स वेजिटेबल बना सकें, ताकि अपने इल्डिंग को बहुत अच्छा कर पाएँ। सो गाइस, हमारा फर्स्ट चैप्टर एंड होता है। डन। यहाँ पे डन करते हैं और यहाँ पे खुद को 5 मार्क्स देते हैं। डन। डन है ना गाइस? अब तुम्हें मिलेंगे पूरे के पूरे 5 मार्क्स प्लस। ऐसे इस तरीके से हम जितने चैप्टर्स को कवर करते जाएंगे आपको उनके पॉइंट्स देते जाएंगे। सो आज जो है हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगले प्लेलिस्ट में तुम चेक करोगे तो हमारा चैप्टर 2 मिलेगा। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट।